हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे अपने प्लेटफॉर्म अमर ज्योति प्राइम पे। और आज के इस सेशन में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज जिसका नाम है 400 इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसमें आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे हमारे एक स्पेशल टाइप का जो इंस्ट्रूमेंट इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमो इंस्ट्रूमेंट। आप कोई भी प्रीवियस एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए, आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन 101% देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इसी टॉपिक को पढ़ेंगे। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे आपके पास यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम को डिले किए बिना हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान देना है, ईडीएम में हमारे पास कितनी कॉइल होती है। आपको इतना पता होना चाहिए कि इसके पहले हम लोग पीएमएमसी पढ़ते हैं जहां पे हमारे पास सिर्फ एक मूविंग कॉइल होती है ना। एक कॉइल तो वो भी मूविंग नेचर की होती है। दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट हमने पता मूविंग आयरन, उसमें हमारे पास फिक्स्ड कॉइल होती है। ठीक है, तो हमारे पास जो तीसरा इंस्ट्रूमेंट है ईडीएम, इसमें हमारे पास कितने प्रकार की कॉइल होती है? दो प्रकार की कॉइल होती है, एक फिक्स्ड भी होगी और एक मूविंग कॉइल भी होती है। तो यहां से आप थोड़ा सा इमेजिन कर सकते हो कि ईडीएम एक तरीके से पीएमएमसी और एमआई के बीच का इंस्ट्रूमेंट है जो इन दोनों के फीचर्स को लेके चल रहा है। पीएमएमसी में क्या क्या खास बातें थी? सिर्फ डीसी मेजरमेंट हो रहा था, मूविंग कॉइल थी हमारे पास, परमानेंट मैग्नेट का यूज करते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क टू वेट रेशियो बहुत ज्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, अच्छा होना भी चाहिए, ज्यादा होना भी चाहिए, जिससे हमारी सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है। एसी मेजरमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा था, साथ में पावर का मेजरमेंट यहाँ पे नहीं हो पा रहा था। इतनी हमारी पूरी कहानी थी पीएमएमसी के बारे में। इसी को कंटिन्यू करते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में। ये एसी डीसी दोनों को मेजरमेंट के लिए था। वोल्टेज एंड करंट का मेजर हम कर सकते थे, पावर का मेजरमेंट यहां पे भी पॉसिबल नहीं था। फिक्स्ड कॉइल रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं फॉर क्रिएशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, परमानेंट मैग्नेट नहीं होता ना, आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा सा वीक होगा, उसकी वजह से हमारा टॉर्क कम होगा, उससे हमारा टॉर्क टू वेट रेशियो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी सेंसिटिविटी भी कम होती है एज कंपेयर टू पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट। ये हो गया आपका मूविंग आयरन के बारे में। तो ईडीएम में क्या हो रहा है? ईडीएम में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे, परमानेंट मैग्नेट हम इसमें यूज नहीं करते हैं। ईडीएम में इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट में हम लोग परमानेंट मैग्नेट यूज नहीं करते हैं, हम लोग इसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करेंगे। अब रही बात कोर की, तो हमारे पास जो मूविंग आयरन था इसमें हमारे पास क्या था? इलेक्ट्रोमैग्नेट, लेकिन उसमें कोर हमारा सिलिकॉन स्टील का था। लेकिन यहां पे हमारे पास जो कोर है वो एयर कोर है। हमारे पास ईडीएम में हम लोग एयर कोर यूज कर रहे हैं फॉर फिक्स्ड कॉइल एंड मूविंग कॉइल कोर, जिससे हमारा हिस्टैरिसीस एरर बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। अब जब हमारे पास यहां पे क्या हो गया, हिस्टैरिसीस एरर जीरो हो गया। और रही बात एडी करंट एरर की, तो एडी करंट एरर कहां पे होती है? जनरली जो भी आपके मेटेलिक सपोर्ट होते हैं ना, मेटेलिक पार्ट होता है, वहां पे आपकी एडी करंट लॉस होती थी या एडी करंट एरर होता था। तो हमने ईडीएम में जितने भी हमारे पास सपोर्ट वगैरह है, नट बोल्ट, वो हमने क्या बनाए हैं? नॉन मेटेलिक बनाए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे एरर, जो हमारी एडी करंट एरर है वो भी नेलिजिबल है। और नेलिजिबल होने की वजह से हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने इंस्ट्रूमेंट बनाया ईडीएम इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि ये एसी भी मेजरमेंट होगा, डीसी का मेजरमेंट भी होगा और एकदम करेक्ट वैल्यू मेजर करेगा फॉर एसी एंड डीसी। इन दोनों के लिए हमको सेपरेट सेपरेट इंस्ट्रूमेंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट। तो पहला प्रश्न आपके पास बन जाता है यहाँ पे कि आपका ट्रांसफर टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन है? पीएमएमसी, एमआई और ईडीएम। तो आपका आंसर होना चाहिए ईडीएम। क्यों है? क्योंकि इसके थ्रू हम लोग एसी और डीसी दोनों को मेजर कर सकते हैं विदाउट सेपरेट कैलिब्रेशन। ये बात हो गई। अब इसमें हमने क्योंकि यूज किया है एयर कोर, ठीक है ना, उससे हमारा मैग्नेटिक फील्ड तो और वीक हो जाएगा। और इतना वीक हो जाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, कुछ अप्रोच लगाते हैं। जो हमारे फिक्स्ड कॉइल होते हैं ना, उसको भी हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। जैसे मान लो इसमें 5 एम्पियर करंट तो 5 फ्लक्स क्रिएट कर रहा है, इसमें 5 एम्पियर तो 0.9 फ्लक्स करेगा, ये भी इतना कुछ क्रिएट करेगा। तो मतलब जो पैरेलल कनेक्शन है ना, वो आपका क्या कर देगा? फील्ड को इंक्रीज कर देगा। तो अगर आपको फील्ड को इंक्रीज करना है तो फिक्स्ड कॉइल को दो पार्ट में डिवाइड करके उनको पैरेलल कनेक्ट कर देंगे,
तो थोड़ा बहुत हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंप्रूव हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारा वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ईडीएम मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल है, जिसको हम बोलते हैं लॉरेंज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। हमारे इंस्ट्रूमेंट में तीन प्रकार के टॉर्क बहुत जरूरी होते हैं, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क तो हमको मिल जाएगा लॉरेंज प्रिंसिपल से, ठीक है। दूसरी बात रही हमारे पास कि जो हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क है वो हमको मिलेगा स्प्रिंग कंट्रोल से, हम लोग स्प्रिंग का यूज करेंगे फॉर कंट्रोलिंग टॉर्क। और डैम्पिंग के लिए हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर होता तो हम लोग एडी करंट डैम्पिंग तरफ जाते हैं, तो एडी करंट तो लगाएंगे नहीं, तो क्या लगाएंगे हम यहाँ पे एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। कुछ लोग पूछ सकते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन क्यों? फ्लूइड फ्रिक्शन लगाने में प्रॉब्लम होती है कि आपके इंस्ट्रूमेंट को बिल्कुल परपेंडिकुलर में रखना पड़ता है। ये हमारा पूरा इंस्ट्रूमेंट बन गया। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉइल का आधा हिस्सा है, फिक्स्ड कॉइल का आधा हिस्सा ये है। फिक्स्ड कॉइल मतलब रुकी हुई कॉइल, एक और कॉइल है मूविंग कॉइल जो कि यहाँ पे जो कि मूव करेगी, ठीक है। दोनों का जो कोर है वो एयर कोर है, ठीक है। अब हमारी करंट जाएगी तो फिक्स्ड कॉइल ने अपना मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहां से करंट आएगी स्प्रिंग से होते हुए मूविंग कॉइल में जाएगी, तो करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। उस फोर्स से हमारे पॉइंटर पे एक टॉर्क लगेगा, पॉइंटर मूव कर जाएगा, तो हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मिल गया। हमारी स्प्रिंग ने कंट्रोलिंग टॉर्क लगा दिया, और यहाँ पे हम लोग अपना स्पिंडल वगैरह कनेक्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, पिस्टन वगैरह कनेक्ट कर देंगे, तो वो हमारा एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग प्रोवाइड कर देगा। इतनी कहानी हो गई, ठीक है। फिर अब देखना छोटी सी बात कि हमारे पास इस इंस्ट्रूमेंट में कितनी कॉइल है, दो कॉइल है। एक फिक्स्ड कॉइल इसको बोलता हूं L1 से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, एक और कॉइल है मूविंग कॉइल, इसको बोलते हैं L2 से रिप्रेजेंट कर दिया। दोनों कॉइल पास पास में रखी तो इनके में कुछ कपलिंग भी होगी, मतलब कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। फिक्स्ड कॉइल तो हमेशा ऐसी ही रहेगी। मान लो कुछ करंट पास हुई तो मूविंग कॉइल रोटेट करेगी, तो रोटेट होने से उसका कुछ ऐसा ओरिएंटेशन हो जाएगा, उससे हमारा जो फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। तो एक चीज हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा जो ईडीएम इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो एक और हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि वो चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है, क्योंकि हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हुआ। क्यों हुआ? पहले हमारी दोनों कॉइल ऐसी थी, फिक्स्ड कॉइल मूविंग कॉइल ऐसी थी, इनके बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ इतना था। अब हमने क्या किया, उनके बीच का जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर दिया, तो उससे म्यूचुअल इंडक्टेंस तो चेंज होगा। तो अल्टीमेटली हम ये कहने वाले हैं कि हमारा जो वर्किंग प्रिंसिपल है ना, वो उसमें हमारा हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज हो रहा है। इस वजह से हम बोलेंगे ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये चेंज इन म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रिंसिपल पे काम करता है। मतलब जो थीटा है वो किसका फंक्शन है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का प्रिंसिपल है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है। दो कॉइल है, एक फिक्स्ड कॉइल है, मान लिया उसका इंडक्टेंस है L1, करंट है I1। मूविंग कॉइल में इंडक्टेंस है L2, करंट है I2, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसका हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा। तो याद रखना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फॉर्मूला होता है DE अपॉन डी थीटा, मतलब एनर्जी का डेरिवेटिव होता है हमारा आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, ठीक है। तो TD अगर हम यहां से निकालेंगे तो हमको फॉर्मूला मिलेगा I1 I2 DM अपॉन डी थीटा। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो हमारे पास डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का जो फॉर्मूला मिल जाएगा क्या हो जाएगा आपका I1 I2 DM अपॉन डी थीटा। अब ये जो फॉर्मूला लिखा मैंने वो आपका इंस्टेंटेनियस टॉर्क, मतलब I1 I2 आपके क्या है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और मैं यहाँ पे निकालना चाह रहा हूँ क्या, एवरेज टॉर्क। एवरेज टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, तो जब मैंने पूरा एवरेज टॉर्क निकाला, कैलकुलेशन किया, तो उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे डायरेक्टली यहाँ पे आना है। तो जो एवरेज टॉर्क होगा TD एवरेज वो हो जाएगा मेरे पास I1 I2 cos phi d अपॉन डी थीटा, मतलब cos phi यहाँ पे और आ जाएगा। लेकिन बात आती है कि यहाँ पे I1 I2 क्या है, तो ये हमारी आरएमएस वैल्यू, किसकी आरएमएस वैल्यू है, फिक्स्ड कॉइल में जो करंट है, मूविंग कॉइल में जो करंट है, उसकी आरएमएस वैल्यू है I1 I2, ये हमारी आरएमएस वैल्यू। और ये फाई है, पावर फैक्टर क्या है, ये cos phi पावर फैक्टर है। तो ये cos phi पावर फैक्टर नहीं है, ये हमारा I1 और I2 के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा ना उसका कोसाइन है। तो याद रखना cos phi यहाँ पे पावर फैक्टर नहीं है, जस्ट अ कोसाइन एंगल बिटवीन I1 एंड I2। यहाँ पे I1 I2 हमारे पास है ना, उसी के बीच का हमारे पास क्या ये थीटा एंगल है, फाई एंगल है, उसी का हमने कोसाइन लिया हुआ है। तो हमारे पास ईडीएम इंस्ट्रूमेंट में जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी I1 I2 cos phi
dm अपॉन डी थीटा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। ये हमारा एवरेज वैल्यू हो गया। अब बात आती है कि हम ईडीएम को क्या एमीटर की तरह बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तीन कॉइल, दो कॉइल थी ना, फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल और लोड, तीन चीजें हैं। इन तीनों को सीरीज में जोड़ दो, बन गया हमारा ईडीएम एमीटर। ईडीएम को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब बात आती है कि इसको हम वोल्ट मीटर में कैसे बनाएंगे। देखा, जब मैंने ये बना के देखा तो मैंने ये पाया कि हमारा जो टीडी की वैल्यू है, मतलब I1 I2 बराबर है। जब बराबर तो उनके बीच का एंगल 0 हो गया, है ना। तो यहाँ पे जो मेरे पास फॉर्मूला आएगा वो क्या, आई स्क्वायर आएगा। जब टीडी के फॉर्मूले में कभी आई स्क्वायर आ जाए, मतलब उसकी स्केल क्या होगी, हमेशा नॉन लीनियर होगी और वो हमेशा आरएमएस वैल्यू को रीड करेगा। ये चीज आपको बिल्कुल बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो हम इसको ज्यादातर यूज नहीं करते हैं। क्या हम इसको वोल्ट मीटर बना सकते हैं? तो मैंने इसको वोल्ट मीटर बनाया। क्या किया मैंने, फिक्स्ड कॉइल को और मूविंग कॉइल को अभी भी सीरीज में रखना है, लेकिन लोड के क्रॉस में रखना है। अभी तक लोड भी सीरीज में आ जा रहा था, लेकिन अब लोड यहां पे है और फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल यहां पे है। तो ये मैंने थोड़ा सा चेंज यहां पे कर लिया। समझ में आया? ओके। अब बात आती है कि इसमें हमको स्केल कैसे मिलेगी। तो इसमें भी हमको स्केल कैसी मिलेगी, नॉन लीनियर मिलेगी। और जो ईडीएम वोल्ट मीटर है वो आरएमएस वैल्यू रीड करेगा, क्योंकि यहां पे स्क्वायर वैल्यू आ रही है, ठीक है। अब बात आती है किसकी, कि हम क्या इसको वॉट मीटर बना सकते हैं? तो बिल्कुल सही बात है। हम लोगों ने पीएमएमसी को और एमआई इंस्ट्रूमेंट को वॉट मीटर नहीं बना पाए थे, लेकिन हम लोग ईडीएम को वॉट मीटर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? दो अप्रोच है, उनमें से जो सबसे पहली अप्रोच है वो क्या है कि हमारे पास तीन चीजें थी ना, फिक्स्ड कॉइल, मूविंग कॉइल और लोड। तो फिक्स्ड कॉइल को लोड के सीरीज में लगाना है, ठीक है। और मूविंग कॉइल को हम लोग पोटेंशियल कॉइल भी बोलते हैं, उसको हमको लोड के अक्रॉस में लगाना है। अब फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन बनता है, फिक्स्ड कॉइल को करंट कॉइल क्यों बोलते हैं? क्योंकि फिक्स्ड कॉइल में सेम करंट है इतना कि लोड में करंट है, इस वजह से को करंट कॉइल बोला जाता है। और क्योंकि मूविंग कॉइल में सेम पोटेंशियल है एज लोड, इस वजह से को हम लोग पोटेंशियल कॉइल बोलते हैं, या फिर इसको प्रेशर कॉइल बोलते हैं। कुछ जगह इसको वोल्टेज कॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। तो हम लोग जब ये पूरा सॉल्व किया हमने डेरिवेशन, तो हमको जो टीडी की वैल्यू आई यहाँ पे क्या है, पी आया। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ईडीएम वॉट मीटर है वो क्या रीड करता है, पावर रीड करेगा। कैसी पावर रीड करेगा, वो हमारी एवरेज पावर रीड करेगा। स्केल कैसी होगी, लीनियर होगी। तो एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट हमारे सामने बन के तैयार हो गया, जिसको हम बोलते हैं ईडीएम वॉट मीटर, जिसकी स्केल भी लीनियर है और ये एवरेज वैल्यू रीड भी कर रहा है। एवरेज वैल्यू रीड करने में सबसे अच्छी बात यह रहती है कि स्केल का कैलिब्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा। मतलब स्केल को, पुरानी स्केल को नए स्केल में मैप करने वाला काम बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। एक चीज आपको ध्यान देना है कि ईडीएम में से मैंने क्या किया था, यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल को यहाँ पे लगाया, क्योंकि एक कॉइल है इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो ये अगर लोड के क्रॉस में लगा दूंगा तो इसमें बहुत हैवी करंट फ्लो के इसको बर्न कर सकता है। तो मुझे इसको सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, हाईली रेजिस्टेंस। तो एक क्वेश्चन बनता है कि पोटेंशियल कॉइल का नेचर कैसा होना चाहिए इन केस ऑफ ईडीएम वॉट मीटर। तो बोलोगे आप क्या, कि आपका हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे मैंने कहीं पे लिखा भी है कि पोटेंशियल कॉइल का नेचर ईडीएम वॉट मीटर में क्या होना चाहिए, हाईली रजिस्टिव होना चाहिए। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एनर्जी मीटर में बनता तो ये आपका हाईली इंडक्टिव होना चाहिए। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना है दोनों में पोटेंशियल कॉइल की बात। पोटेंशियल कॉइल दोनों में होती है, वॉट मीटर में भी, एनर्जी मीटर में भी। एनर्जी मीटर में इंडक्टिव नेचर होगा, वॉट मीटर में रजिस्टिव नेचर होगा। जब कभी ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो याद रखना आंसर क्या होगा, वीपीसी आईसीसी। क्वेश्चन आपको दिया ऐसा, पूछे कि वॉट मीटर रीडिंग क्या होगी, तो क्या बोलोगे, वीपीसी इंटू आईसीसी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। मतलब एक क्वेश्चन है, तो पोटेंशियल कॉइल कहां, ये पोटेंशियल कॉइल है, इसमें कितना पोटेंशियल, तो ये वोल्टेज मिल गया, तो ये वैल्यू पता चल गई। करंट कॉइल में कितनी करंट है, दिस वोल्टेज अपॉन दिस, ये हमको इसमें करंट पता चल जाएगी, तो आईसीसी मिल गया। और इनके बीच का जो एंगल आएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल, उसमें आप कोसाइन ले लोगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, देख लेना आप लोग, है ना।
अब ईडीएम वॉट मीटर के हम लोग दो कनेक्शन बना सकते हैं, मतलब दो प्रकार से हम इसको बना सकते हैं, दो प्रकार से हम इसका यूज कर सकते हैं। दोनों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस 5 मिनट में और चीज आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे मेरे पास क्या, ये लोड है, ये करंट कॉइल है, ये पोटेंशियल कॉइल है। यहाँ पे हम लोग सप्लाई देते हैं, सप्लाई को बोलते हैं मेंस। यहाँ पे आपका लोड टर्मिनल है, तो हम लोग करंट कॉइल के इस टर्मिनल को बोलते हैं एम टर्मिनल, इसको भी हम बोलते हैं एम टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम एल टर्मिनल, इसको बोलते हैं हम लोग एल टर्मिनल, ठीक है। मैं यहाँ पे जो कनेक्शन बनाया है उसको बोलता हूँ एमसी कनेक्शन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया, मेन को कॉमन किया है, तो इसको बोलता हूँ मेन कॉमन कनेक्शन। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दूसरा मेरे पास होता है क्या, लोड कॉमन कनेक्शन। लोड में क्या होगा, मतलब एल को कॉमन कर देंगे, इन दोनों का हमने साथ में ले लिया, ये देखो, इसको बोलते हैं एल कॉमन कनेक्शन, मतलब लोड कॉमन कनेक्शन। दो प्रकार के कनेक्शन मेरे पास बनते हैं ईडीएम वॉट मीटर में, आपका मेन कॉमन, लोड कॉमन। तो दोनों में मुझे एरर देखना पड़ता है, कौन सा ज्यादा यूज करता हूं मैं, इसके बारे में थोड़ा तुमको 5 मिनट डिस्कस करना होगा, फिर हमारा चैप्टर पूरा यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। जब बात आती है मेन कॉमन कनेक्शन में, तो आप ये देखते हो कि इसमें जो हमारी एरर होती है जनरली उसकी वजह से होती है जो कि लोड के पास में, लोड के पास में क्या है, करंट कॉइल, इसमें जो हमको एरर मिलती है करंट कॉइल के कारण मिलती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसकी परसेंटेज एरर कितनी होगी, तो क्या बोलोगे आप यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे परसेंटेज एरर की वैल्यू हो जाएगी आरसी अपॉन आरएल। आरसी मतलब क्या, करंट कॉइल का रेजिस्टेंस अपॉन लोड रेजिस्टेंस, तो ये आपकी वैल्यू यहाँ पे हो गई। तो अगर आपको इस एरर को कम करना है तो आप क्या करोगे, आप करंट कॉइल का रेजिस्टेंस कम रखोगे, और दूसरी बात आप इस मेथड को कहां पे यूज करोगे, जहां पे लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है। ये मैंने पूरा कंक्लूजन यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक बार रीड करना आप भी, मैं समझाता तो जा रहा हूं ना, लेकिन पीछे लिखा भी हुआ है, वीडियो को पॉज करो, एक बार कंक्लूजन खुद से ही पढ़ने की कोशिश करना। मैं एक सारांश आपको दे सकता हूं ना, एक 20 मिनट के लेक्चर में आपको पूरा टॉपिक इतनी डिटेल में नहीं पढ़ा सकता हूं, एक सारांश दे सकता हूं जिससे आप उसको पढ़ के चीजों को जल्दी आप ग्रेस्प कर पाओ, जल्दी समझ पाओ। लोड कॉमन कनेक्शन में ये आपका लोड है, लोड के पास में क्या है, पोटेंशियल कॉइल, तो आपका जो एरर होगा इसकी वजह से देखने को मिलेगा। देख लेते हैं इसका परसेंटेज एरर क्या आता है। इसमें जो परसेंटेज एरर आया उसमें आपका क्या है, आरएसई आया, मतलब अगर आरएसई की वैल्यू ज्यादा है तो परसेंटेज एरर आपके पास कम है, इस वजह से पोटेंशियल कॉइल का नेचर हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, ठीक है। तो ये दो चीज याद रखना ना, आपके पास करंट कॉइल में क्या था, आरसी अपॉन आरएल, यहां पे क्या है, आरएल अपॉन आरएसी। डेरिवेशन दिख रहा है, मैं नहीं कराऊंगा। हाँ, इसमें बोल सकते हो ना कि इस मेथड को आप कब यूज करोगे, जब लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो, तो आपकी परसेंटेज एरर भी कम आएगी। अब एक चीज और है, जैसे मैंने बोला कि पोटेंशियल कॉइल का नेचर हाईली रेजिस्टिव होना चाहिए, लेकिन है तो कुछ इंडक्टिव भी। इंडक्टेंस की वजह से होने की वजह से क्या कुछ एरर आती है क्या, बिल्कुल आती है। तो उस एरर को भी हम लोग देख लेते हैं और करेक्शन फैक्टर की वैल्यू देख लेते हैं। मतलब करेक्शन फैक्टर वो एक फैक्टर है जिसमें अगर हम मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई कर दें, देखो ये आपकी मेजर्ड वैल्यू, ये आपका करेक्शन फैक्टर की वैल्यू। तो करेक्शन फैक्टर वो एक वैल्यू होती है जिसका हम मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई कर दे तो हमको क्या मिल जाए, ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो करेक्शन फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, cos ऑफ फाई अपॉन cos ऑफ बीटा इंटू cos ऑफ फाई माइनस बीटा। बीटा क्या है आपका, पोटेंशियल कॉइल एंगल, जो आपका पोटेंशियल कॉइल है उसके बीच का एंगल आपका बीटा है। ये आपका पावर फैक्टर एंगल है, cos फाई अपॉन cos बीटा cos फाई माइनस बीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हो जाएगा आपका। आप यहां से एरर की वैल्यू भी निकाल लोगे और परसेंटेज एरर भी निकाल लोगे। एरर का फॉर्मूला ये होता है, परसेंटेज एरर का फॉर्मूला ये होता है। डेरिवेशन मैं कराऊंगा नहीं, ठीक है, लेकिन इसमें से एक कंक्लूजन है, जब आप इस वैल्यू को लेके चलोगे ना, इस वैल्यू को लेके आप जब कंक्लूजन निकालोगे तो पाओगे, ये मैंने पूरा सारांश लिखा है ना, आप जब इसका कंक्लूजन लेके बनाओगे तो एक कंक्लूजन आएगा। और वो कंक्लूजन ये है कि जब आप इस वॉट मीटर को जो मैंने बनाया हुआ है ना, उसमें जो एरर आई है, किसकी वजह से एरर आई है, पोटेंशियल कॉइल के इंडक्टेंस की जो एरर आई है, उससे एक कंक्लूजन साफ है कि जब हमारा लोड पावर फैक्टर 0.5 से कम है उस केस में हमारी एरर बहुत ज्यादा है, और जब 0.5 से ज्यादा है हमारा पावर फैक्टर उस केस में एरर हमारे पास यहाँ पे कम है। तो कहने का मतलब ये है कि 0.5 से ज्यादा वाले पावर फैक्टर के लिए हम लोग ये वॉट मीटर का तो यूज कर लेंगे, लेकिन जब 0.5 से कम वाला जो पावर फैक्टर के जो लोड होंगे उनकी पावर रेट करना है, इस वॉट मीटर से मेजर करना सही नहीं होगा, क्योंकि वहां पे एरर बहुत ज्यादा हो जाएगी।
तो ऐसा कहा जाता है कि इस प्रकार के मीटर को हम लोग एलपीएफ वाट मीटर में यूज नहीं करेंगे, मतलब लो पावर फैक्टर में यूज नहीं करेंगे, हाई पावर फैक्टर में इसका यूज कर लेंगे। मतलब इस प्रकार का जो वाट मीटर है इसको बोलता हूं मैं एचपीएफ वाट मीटर या फिर यूपीएफ वाट मीटर, अपर पावर फैक्टर या फिर हाई पावर फैक्टर। और एलपीएफ होता है लो पावर फैक्टर वाट मीटर, उसमें मैं इसका यूज नहीं करूंगा। तो मुझे एलपीएफ वाट मीटर अलग से बनाना पड़ेगा। और कैसे बनाऊंगा मैं, उसके लिए कुछ अलग सी चीजों का मुझे ध्यान देना होता है। पहली बात तो कि मैं वहां पे एमसी कनेक्शन का यूज नहीं करूंगा, मैं एलसी कनेक्शन का यूज करूंगा, पहली बात। दूसरी बात, पोटेंशियल कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है ना, इसको नलीफाई करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए मैं यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाऊंगा, जिसको तो मैं कंपनसेटिंग कैपेसिटर। तीसरा चीज कि मेरे पास यहाँ पे पोटेंशियल कॉइल में, मतलब यहाँ पे मुझे कंपनसेटिंग कॉइल भी लगानी पड़ेगी। मुझे ये क्वेश्चन बनता है कि मैं करंट कॉइल के ऊपर एक कॉइल प्लेस करता हूं, जिसको बोलता हूं मैं कंपनसेटिंग कॉइल, जो कि डायरेक्टली फिजिकली ऊपर होगा किसके, कंपनसेटिंग कॉइल के। जितने आपके करंट कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है, उतने ही कंपनसेटिंग कॉइल में टर्न्स होंगे, उसके फिजिकली ऊपर होगा। और क्या करेगा, करंट कॉइल में जो पोटेंशियल कॉइल का फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसको वो कैंसिल कर देगा। हम यहाँ पे कंपनसेटिंग कॉइल क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारे करंट कॉइल में पोटेंशियल करंट भी फ्लो हो रही है। ये करंट कॉइल है, इसमें हमारे पोटेंशियल कॉइल भी करंट फ्लो हो रही है, एक एडिशनल फ्लक्स क्रिएट करेगी। उस एडिशनल फ्लक्स को नलीफाई करने के लिए हम लोग करंट कॉइल के ऊपर एक कंपनसेटिंग कॉइल लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जिससे जितना उसने फ्लक्स क्रिएट किया, इधर से अपोजिट में करंट जाके उसी फ्लक्स को नलीफाई कर देगा। ठीक है, तो ये काम हम लोग यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये आपकी एरर के बारे में है कि सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल एरर किसमें होती है आपके पास, पीएमएमसी में, फिर उससे कम होती है ईडीएम में, उससे कम होती कहां पे आपके पास, एमआई में। फिर आपका टॉर्क टू वेट रेशियो है, स्टेमेटिक फील्ड एरर है। स्टेमेटिक फील्ड एरर यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एयर कोर है। तो हमको क्या करना होगा, यहाँ पे एक काम करना होगा, एयर कोर होने की वजह से हम लोग यहाँ पे आयरन सीलिंग तो लगाएंगे, लेकिन ये आपका उतना सफिशिएंट नहीं होगा। तो हमको यहाँ पे आइस्टैटिक अरेंजमेंट लगाना होगा। मतलब एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें हमारा जो भी इसमें इफेक्ट हुआ स्टेमेटिक फील्ड का, उसका अपोजिट यहाँ पे इफेक्ट होगा। जैसे यहाँ पे पहले हमारा फील्ड था बी, यहाँ पे था बी, यहाँ पे स्टेमेटिक फील्ड आया, उसने यहाँ पे प्लस एक्स कर दिया, तो यहाँ पे माइनस एक्स होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कहने का मतलब हमारा स्टेमेटिक फील्ड का इफेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रही पूरी कहानी हमारी ईडीएम के बारे में। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, है ना। एक बार आप वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना, मैंने जो भी बताया है पूरा बताया है। ठीक है, एक बार क्वेश्चंस उठा के देखिए प्रीवियस ईयर, इतना करने के बाद आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, गुड डे, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।